जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेजों और मराठाओं का किस प्रकार अंत हुआ है ना, किस प्रकार मराठा शासक अंत हुए और कैसे अंग्रेज आ गए। इस सब बारे में चर्चा करेंगे और ये हमारा एमसीक्यू के फॉर्म में चलेगा है ना। इसका डिटेल वीडियो फिलहाल नहीं आएगा। पीएससी के एग्जाम के बाद हो सकता है कि हम इस पर डिटेल वीडियो चालू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कंटेंट समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत अमूल्य है ना। आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले उसका क्वालिटी चेक कर लीजिए है ना। आपका समय बहुत अमूल्य है, किसी भी चैनल पर अपना समय बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे चैनल की भी हम बात कर रहे हैं कि पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं तो जो आधुनिक छत्तीसगढ़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पिछले 10-20 साल का अधिकतम 10 से 15 साल का जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। और यदि इतना प्रश्न आप कर लेते हो तो इससे आपका कहीं भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रश्न बनाने वाला इसी को घुमा फिरा कर ही प्रश्न बनाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसला शासक के अधीन था। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो मराठा शासन था है ना, जब अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया छत्तीसगढ़ में तो उस समय भोसला के शासक कौन थे। ठीक है, उस समय भोसला के शासक कौन थे, ये हमको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उस समय हमारे भोसला के अधीन शासक थे अप्पा जी। ठीक है, अप्पा जी, बिंबा जी नहीं हो सकते, परसो जी नहीं हो सकते, क्योंकि बिंबा जी, परसो जी और चिमन जी बहुत पुराने समय के हैं। ठीक है, रघु जी द्वितीय कभी भी इसके शासक नहीं हुए थे, तो ये भी नहीं आएगा। अब इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड जान लीजिए। बैकग्राउंड ये है कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय ना भोसला के शासक के रूप में अप्पा जी थे। ठीक है, भोसला के शासक के रूप में अप्पा जी थे। सन 1817 में अप्पा साहब ने अंग्रेजों से एक संधि की थी, और उस संधि का फायदा मिला अंग्रेजों को। उस संधि के अनुसार ही या फिर उस संधि को तोड़े जाने के कारण अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, सीताबढ़ी का युद्ध कब हुआ। सीताबढ़ी का युद्ध कब हुआ, तो सीताबढ़ी का युद्ध हुआ था 1817 में। ठीक है, 1817 में सीताबढ़ी का युद्ध हुआ, जिसमें मराठे हार गए और 1818 में अंग्रेजों ने, ठीक है, तो अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो 17 में युद्ध हुआ और 18 में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। और ये जो 1818 से स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों का शासन, वो 1830 तक चला। ठीक है, 1830 तक चला। इसके बाद फिर से मराठा आ गए, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबढ़ी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई। अंग्रेजों ने हार मान ली। अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो लोग कभी भी हार मानने के मूड में तो नहीं थे। ठीक है, मराठा हार गए थे, तो ये सही बात है कि मराठा हार गए थे। रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, तो ये तो कभी हुआ ही नहीं था। लड़ाई अनिर्णायक रही, ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सीताबढ़ी के युद्ध जो 1817 में हुआ था उसमें मराठा लोग हार गए। उसी कारण 1818 में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, या फिर अपने नियंत्रण में ले लिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन आया। अभी हम इसको कई बार चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुके हैं, और इतना डिटेल बताने का कारण यही है कि प्रश्न वही रहता है, बस उसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है आपके इतिहास को याद रखना कोई, या फिर कोई भी एग्जाम निकालना। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था। ये तो बहुत छोटी सी बात है, मराठाओं का शासन था छत्तीसगढ़ में। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी था। ठीक है, इसमें से कौन सा इसमें मुख्यतः उत्तर
उत्तरदायी था। तो इसमें मुख्यतः उत्तरदायी था जो उस समय हमारे जो रघुज तृतीय थे वो अल्पायु थे। ठीक है, अल्पायु थे मतलब इस ये छोटे थे और ये राजपाट नहीं संभाल सकते थे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। चाहे तो उनके कुछ रिश्तेदार को दे सकते थे, लेकिन अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि 1818 में जो रघुजी तृतीय हैं वो अल्पायु हैं। ठीक है, अल्पायु हैं, इसलिए अंग्रेजों ने 1818 से लेके 1830 तक, ठीक है, अपने संरक्षण में यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। तो इसका मुख्य रीजन क्या था? रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, षड्यंत्र नहीं होगा, सहायक सदी स्वीकार करना नहीं होगा। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण 1818 से 1830 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे? अभी जस्ट हमने पिछला चर्चा किया कि क्योंकि रघु जो तृतीय थे वो अल्पायु थे, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया। क्योंकि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से यहाँ पर शासन करने की शुरुआत नहीं किया था, इसलिए कुछ सुपरिटेंडेंट भेजते थे। याद रखिएगा, कोई आयुक्त नहीं भेजते थे, बड़े बड़े ओहदे का कोई कर्मचारी नहीं भेजते थे। उस राज्य को देखरेख करने के लिए केवल छोटी मोटी अधिकारी भेजते थे, उसका नाम था सुपरिटेंडेंट। अब इस 1818 से 1830 तक कितने सारे हमारे सुपरिटेंडेंट आए, मतलब लगभग 6 सुपरिटेंडेंट आए। उसमें से सबसे पहला कौन था ये हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला था कैप्टन एडमंड, ये पहली बार आया। ठीक है, ये पहली बार आया। उसके ये और इसका कार्यकाल था मात्र 1818। उसके बाद ये कुछ ही महीने रहा, फिर चला गया। उसके बाद आया हमारे कैप्टन एगन्यू। ठीक है, कैप्टन एगन्यू ये 1818 से 25 तक रहे, 1818 से 25 तक रहे। ठीक है, ये दूसरे वाले हमारे थे, ये दूसरे नंबर के थे। उसके बाद आए थे हंटर महोदय, ये तीसरे नंबर पर आए हंटर। हंटर का कार्यकाल था केवल 1 साल, 1825। कभी कभी ना इसके कार्यकाल से भी प्रश्न पूछने की संभावना है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 25 में आए थे। इसके बाद चौथे नंबर पर आए थे हमारे सैंडिस महोदय। ठीक है, सैंडिस महोदय आए। सैंडिस थे हमारे 1825 से लेके 1828 तक। ठीक है, 1828 तक ये इनका कार्यकाल था सैंडिस महोदय का। ठीक है, सैंडिस महोदय का। इसके बाद 5वें नंबर पर आए हमारे विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन आए और इनका कार्यकाल था 1828। ये भी मात्र 1 साल के लिए आए थे। और लास्ट और 6वें नंबर पर आए थे क्राफर्ड। ठीक है, लास्ट और 6वें नंबर पर आए थे क्राफर्ड, जो 1828 से 1830 तक शासन किए या फिर यहाँ पे कार्यभार संभाला। एक प्रश्न लास्ट में ये बनेगा कि किस सुपरिटेंडेंट के कार्यकाल में मराठा शासक को वापस राजपाट सौंप दिया गया? तो आखिरी कौन थे? क्राफर्ड। तो इन्हीं ने वापस उनको राजकाज सौंप दिया गया था। तो इतना इसको याद कर दीजिएगा। प्रथम आया एडमंड, एगन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड। कोड बना जाए तो कैसे बना सकते हैं हम? एगन्यू ए है ना, एक था एडमंड, एगन्यू, हंटर, एच एस। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी कोड बनाकर इसको याद कर सकते हैं। डबल ए एच एस बी के, डबल ए एच एस बी के। ठीक है, ऐसा याद रखेंगे तो आपको लाइनवार याद हो जाएगा। डबल ए एच एस बी के, हंटर क्या होगा? एडमंड, एगन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? देखिए कितने बार इसको पूछा जाएगा। एडमंड। ठीक है, क्या याद किया हमने? कोड AAHSBK 2 बार याद रखिए, AAHSBK। ऐसा याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी? अब जितने भी हमारे सुपरिटेंडेंट आए थे उसमें से एक सुपरिटेंडेंट ने क्या किया? राजधानी को चेंज कर दिया। अभी तक कलचुरी काल से लेके, है ना, कलचुरी काल मराठा काल में भी रतनपुर क्या थी? राजधानियां थी। लेकिन और ये कैप्टन एडमंड के समय भी राजधानी थी। लेकिन जब मिस्टर एगन्यू आए तो उन्होंने रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण कर दी। किसको? हमारे राजधानी को। ठीक है, राजधानी को उन्होंने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ठीक है, परिवर्तन कर दिया।
इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? तो महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी का दमन या फिर राजधानी परिवर्तन। ऑप्शन के हिसाब से हमको लेके चलना है राजधानी का परिवर्तन। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और किया था, ये देखिए, जो पहले 27 परगने थे, है ना, उसको 27 से कम करके कर दिया 8, और लास्ट में एक और बनाया, तो टोटल 9 परगनों में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को सीमित कर दिया। ठीक है, और जो पटेल का पद था, ठीक है, पटेल के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, पटेल के पद को इन्होंने समाप्त कर दिया, और गौटिया का जो पद था ये यथावत रहा। ठीक है, गौटिया का जो पद था इसको इन्होंने यथावत रखा। अगला है, साथ में जो भू राजस्व के लगान वसूली को 3 किस्त में किया। ठीक है, और बस्तर और जैजपुर जमींदारी के मध्य जो कोटपार परगने के संबंधी को सुलझाया। एक कोटपार संधि हुआ था जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कोटपार किनके मध्य संधि हुआ था? बस्तर और जैजपुर। ठीक है, तो इतना कार्यकाल, इतना काम इसका याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाई गई? ठीक है, किस वर्ष बनाई गई? तो ये बनाया गया था 1818 को, क्योंकि एगेन्यू का आपको टाइम पता होना चाहिए। एगेन्यू का टाइम था 1818 से 25 तक, तो 1818 में ही इन्होंने राजधानी को परिवर्तन कर दिया। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? ब्रिटिश नियंत्रण काल में क्या ब्रिटिश साम्राज्य में इसको विलय कर दिया? बिल्कुल विलय नहीं किया गया था, केवल अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शासन करना शुरू किया था। भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ, तो कौन सा हुआ था? राजधानी परिवर्तन। भोसला शासन को समाप्त नहीं किया गया था, क्योंकि रघुजी तृतीय अल्पायु थे, तो इनके जगह, इनके बिहाफ में इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। भोसला शासन को समाप्त नहीं किया था और ना ही विलय किया था। ठीक है, और न ही तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। जब ये फुल फॉर्म में आ जाएंगे तब तहसीलदारी व्यवस्था लाएंगे। एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ की परगनों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, हमने अभी देखा 28 से 7-8 कर दिया, फिर 9 किया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? ठीक है, कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो इसमें लोरमी नहीं था, लोरमी नहीं था, कोटा था, तरेंगा था और सिमगा था। लोरमी इस रायपुर के अंदर नहीं आता था। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ? ठीक है, सावंत भारती का विद्रोह हुआ, तो इसके आंसर है हमारे मिस्टर एगेन्यू के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह देखा गया। सावंत भारती किससे संबंधित है? शांति दूत, विद्रोह से, समाज सेवा से या फिर देश सेवा से? 2022 का ये प्रश्न है। देखिए, घुमा फिरा कर ही पूछा जा रहा है इस बात को, क्योंकि ये विद्रोह से अभी हमने पढ़ा है, तो ये विद्रोही थे, विद्रोह से इनका संबंध है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सुप्रीटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण कर दी। बिल्कुल सही है। उसने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचों का पुनर्गठन किया। उसने छत्तीसगढ़ के पंचायत व्यवस्था की स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। इसने पंचायत व्यवस्था नहीं लाया था, छोटा मोटा प्रशासनिक पुनर्गठन किया था। तो 3 तो गलत है, तो 3 जहां जहां इसको काट दीजिए। यहाँ पे 3 है, निपटा दीजिए। यहाँ 3 है, निपटा दीजिए। यहाँ 3 है, निपटा दीजिए। केवल 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 भी सही है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। बस्तर और कनौज का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश शासक के सामने आया था? बस्तर और कनौज का जो विवाद है वो किस ब्रिटिश अधिकारी के प्रशासक के समय आया था? ये समस्या, ये समस्या आया था हमारे सैंडिस के समय। ठीक है, सैंडिस के समय ये समस्या आई थी। ब्रिटिश छत्तीसगढ़ के मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? अभी हमने इसको याद रखा था, है ना, AAHS, है ना, और उसके बाद BK। 7 अक्षरों में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, देखिए, AAHSBK। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडमंड एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड।
लास्ट कौन है? क्राफट। क्राफट कहाँ लिखा है? ये। तो आप इस ट्रिक से ना, कभी आप इसको सजाने के लिए भी पूछा जाएगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसको सजाइए, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाला है। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट हुए थे, उसका उत्तर चुनिए। ठीक है, कैप्टन एडमंड थे, एगन्यू थे, हंटर थे, सैंडिस थे। अब क्या कहा गया? 18 से 30 तक की बात कर रही है। एडमंड थे, एगन्यू थे, हंटर थे, सैंडिस थे। हो सकता है आपको इसको सजाने के लिए बोला जा रहा हो, है ना। तो हमारा ट्रिक पता है ना हमको, AAHS और BK। चलिए, हमारा सबसे पहला होगा एडमंड और एगन्यू। तो एडमंड और एगन्यू लाइन से, ठीक है, तो 1 और 2। उसके बाद आएगा हमारा हंटर और सैंडिस। तो हंटर ये 3 नंबर में, हंटर, फिर सैंडिस 4 नंबर। तो 1 2 3 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर E में। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करने हैं। भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ की अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसमें क्योंकि मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कोड को ताकि आपको याद हो जाएगा, AAHS BK। ठीक है, तो इसमें एडमंड का नाम है, बिल्कुल एडमंड है। एगन्यू का नाम है, एगन्यू भी है। हंटर का नाम है, हंटर भी है। और इसमें इलियट का नाम नहीं है। ये इलियट आपको बाद में देखने को मिलेगा, जब फुल फ्लेज में लोग जब आ जाएंगे ना, पूरा अधिकार कर लेंगे छत्तीसगढ़ में, तब इलियट आपको उस समय नाम पता चलेगा। इलियट नहीं था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो नहीं था उसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं था। ब्रिटिश संरक्षण काल में 1818 से 1830 में छत्तीसगढ़ के अधीक्षक की कुछ घटनाएं हुई थी, उसको आपको सम्मिलित करना है। एडवर्ड ने क्या किया और एगन्यू ने क्या किया? सबसे पहले हमको एगन्यू का याद है। एगन्यू ने क्या किया था? राजधानी प्रदान किया था। तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1 कहाँ पे है ना? या फिर 2 का 1, ऐसा कुछ है क्या? बी का 1, बी का 1 है ऑप्शन नंबर 3 में। जैसे मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी, सी और या डी, अभी अब आधा मान लेता हूँ तो भी ठीक है। तो ब का 1 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ब का 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा यही सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में और कोई एक है ही नहीं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम मिला लेते हैं, है ना। अब एडमंड के समय क्या हुआ था? तो एडमंड के समय हुआ था डोंगरगढ़ की जमींदारी का विद्रोह हुआ था। सैंडिस के समय क्या हुआ था? सैंडिस के समय कुछ हुआ था शायद, तो वो बस्तर और करद राज्यों का समझौता कराया था। और क्राफर्ड ने भोसला शासन को अपना जो है हस्तांतरण कर दिया था। अब कई बार आपको पता चलेगा कि हम किसको कैसे याद रखें एडमंड के संबंधित। तो देखिए, ये एडमंड है और यहाँ डोंगरगढ़ है, यहाँ ड है और यहाँ ड है, तो दोनों को आप याद कर लीजिए। एडमंड के लास्ट में ड है और वो डोंगरगढ़ के जमींदारी का विद्रोह सॉल्व किया था, या फिर उसके समय विद्रोह हुआ था। ऐसा आप टिक लगा के याद कर सकते हैं। सूची 1 को बी से मिलाना है। सूची 1 में हमने सुप्रिटेंडेंट दिया है और बी में उससे संबंधित घटनाएं दी है। सेम क्वेश्चन को आपको रिपीट कर दिया गया है। देखिए, एडमंड क्या था? डोंगरगढ़। मैंने बताया ना, ड से डोंगरगढ़, तो ये हो जाएगा हमारे अ का 2। तो अ का 2 कहाँ पे? सभी में हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। एगेन्यू ने क्या किया? एगेन्यू ने राजधानी परिवर्तन कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा ब का 1। ब का 1 किस में है? तो ब का 1 ए और डी में है, तो बी और सी को काट दीजिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सैंडिस के समय क्या हुआ था? तो सैंडिस के समय बस्तर और करद जमींदारी का विवाद हुआ था, तो स का 4 हो जाएगा। स का 4 किस में है? केवल ए में। ठीक है, तो यदि आप केवल स का 4 पहले देख लेते, आपके आंख में पड़ जाता, तो आंसर एक ही बार में कंप्लीट हो जाता। तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं आंसर फास्ट निकालने के। ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था, या फिर ठीक है, या फिर सैनिक व्यवस्था। तो इसका काम था राज्य व्यवस्था। ठीक है, पांड्या का जो व्यवस्था था वो राज्य व्यवस्था देखने का कार्य था। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी? ठीक है, तो ये किया था बरार पांडे का। ठीक है, किसका किया था? बरार पांडे का, पोतदार का और अमीन का। अमीन नाम का कोई भी नाम हमको नहीं मिला है ना। तो यदि आपको फिक्स पता चल जाएगा कि अमीन नहीं था, तो जहां 3 है उसको निपटा दीजिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा एलिमिनेट करके भी आप आंसर बना सकते हो। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। की जरूरी था क्या? ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय हो गया।
छत्तीसगढ़ के प्रशासक के लिए ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुप्रीटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। बताइए इसमें आपको सही क्या लग रहा है इतना सारा पढ़ने के बाद? ठीक है, तो इतना सारा पढ़ने के बाद हमको सही तो यही लग रहा है कि ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में साम्राज्य विलय नहीं हुआ था। ये हम पहले से बता रहे हैं, नहीं हुआ था। तो जहां एक है उसको निपटाइए, ये एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बचा क्या? सी। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। प्रशासन सुप्रीटेंडेंट नियुक्त किए गए थे, हमने याद रखा 6 ठो AAHS BK, ये पूरा सुप्रीटेंडेंट है। ठीक है, नागपुर के रेजिडेंट के अधीन काम करना होता था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कारण सत्य है जिसे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? नागपुर के भूसला शासक अप्पा साहब ने अंग्रेजों ने पराजित किया। अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। 31 मई 2018 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की आवश्यकता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। ब्रिटिश कथन को पढ़िए, सॉरी निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकौली नामक कर वसूला जाता था। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में अंग्रेजों के जमींदारों से टिकौली नामक कर वसूला जाता था, ये बिल्कुल सही है। और दस्तावेज साइन कराते थे, ये भी सही है। 2 गलत है। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो 2 जहां देखेगा उसको उड़ाइए, 2 2 2, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक और उनके कार्य को सम्मिलित कर रही है? कितने बार इस प्रश्न को पूछा जाएगा, कितने बार? गन्नियों ने क्या किया? देखिए अब बाकी से इसका चेंज हो गया है ना, पहले जो अलग था अभी और। एडमंड के समय क्या हुआ था? ठीक है, तो कैप्टन जो एडमंड थे उसके समय क्या क्या कार्यकाल हुए थे? तो एडमंड के समय हुआ था, एक मिनट, सुमेलित है पूछ रहे ना, तो उसके सुमेलित द्वारा पूछा गया है। तो सैंडिस के समय हुआ था बस्तर और करद राज्य का विवाद, बाकी तो गलत है। तो जो सही था उसी को पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? तो उसने क्या बनाया था? इसने सिरपुर ताहूतदारी बनाया था। ठीक है, सिरपुर ताहूतदारी का निर्माण किया गया था। तो ये था हमारे आधुनिक छत्तीसगढ़ से कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चैनल का कंटेंट पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमको कमेंट कीजिए या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।